गुड आफ्टरनून। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर आशीष प्रकाश अमन, जिन्होंने 64 सीपीएससी में 154 रैंक हासिल करके असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की पोस्ट पर नियुक्त हैं। तो वेलकम आशीष सर। थैंक यू मैम। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी सॉरी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्या माय नेम इज आशीष प्रकाश अमन। मेरा रैंक 154 आया है और मुझे पोस्ट जो मिली है वो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की मिली है। इसके पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर था और मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, और वहाँ पे मैं सिल्वर मेडलिस्ट था। और मेरे फादर कोल इंडिया में है और मेरी मदर हाउसमेट है। बहुत अच्छी बात है। How did success change your life? Like after the declaration of results, can you see any change in your life? जी मैम, काफ़ी अब रिलैक्स लग रहा हूँ और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। और अब ऐसा लगता है कि मतलब आगे के अगर एग्जाम्स में दूंगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ दूंगा तो चांसेस लगते हैं कि अब हो जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। आपके रिजल्ट का फैमिली का क्या रिएक्शन रहा आपके रिजल्ट पे? मैम, मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश थे क्योंकि एक स्टेबिलिटी मिली है। और मेरे नाना जी भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि पूरी फैमिली में मैं पहला इंसान हूँ जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने वाला मैं फैमिली का पहला इंसान हूँ। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो व्हेन एंड हाउ डिड यू डिसाइड टू गिव बीपीएससी? मैम, मैं 2015 से यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था। तो उसके बाद बाकी के जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें मैं प्री नहीं निकाल पा रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि स्टेट एग्जाम्स के लिए भी मैं ट्राई करूं। और 2018 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 63rd का। तो वो पहला अटेम्प्ट था और उसमें मैं मेंस में मैं बाहर हो गया था। मेरे 490 मार्क्स थे जो 14 मार्क्स कम थे कट ऑफ से। तो उसके बाद मैंने फिर उससे उसी ईयर डिसाइड किया कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो दूंगा वो फुल एंड फाइनल और पूरी मेहनत से दूंगा। जी, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है प्रिपरेशन के दौरान? जी, स्ट्रैटेजी मेरी हर एक स्टेज की अलग अलग रही है। और सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो प्रीलिम्स की रही कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। और उसके बाद जो भी मेरे रिसोर्सेज रहे जैसे एनसीईआरटी हो गया और बिहार स्पेसिफिक किताबें हैं जैसे केबीसी नैनो एंड ऑल, तो उसको मैंने बहुत बारी पढ़ा। और रिसोर्सेज को मैंने बहुत लिमिट करके रखा था और मॉक टेस्ट भी मैंने काफ़ी लगाए थे। फिर मेंस के लिए मैंने आंसर राइटिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस की थी क्योंकि 63rd में जो मिस्टेक्स हुए थे उसको मुझे सुधारना था। सेम गोज फॉर ऑप्शनल के लिए भी मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, काफ़ी सारे कोचिंग के टेस्ट लिखे थे। और आस्था का भी मैंने लिखा था, एक फ्री टेस्ट था तो वो मैंने वो भी लिखा था और उसका इवैल्यूएशन भी मुझे मिला था। तो वो हो। और लास्ट में फिर इंटरव्यू में मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आप प्रेजेंट करोगे खुद को और सामने वाले क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है। जी, जैसे कि आपने बोला आपने आस्था एक से काफी टेस्ट इंटरव्यू किए हैं, जी तो उसका क्या रोल मतलब रहा है आपके एग्जाम में? जी, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है क्योंकि मुझे सबसे पहले टेस्ट की जो फीडबैक मिला था तो उससे मुझे इम्प्रूवमेंट समझ में आया कि मैं कौन से एरियाज में लैक कर रहा हूँ और कौन से एरियाज में मुझे मेहनत करनी है। उसके बाद आस्था की जो इंटरव्यू का जो क्लासेस थे वो मैंने लिया था। तो मुझे उसमें डिफरेंट सर्स भी आए थे प्लस ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन भी हुआ था। तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। और प्लस जैसे इम्तियाज सर का भी मैंने सेशन देखा था जो उनका था, आलोक सर का देखा था और इम्तियाज सर का देखा था। तो वो दोनों सेशन से भी काफ़ी मुझे फायदा हुआ था। तो कोचिंग का अगर देखा जाए तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंटरव्यू हो, मेंस हो या फिर प्रीलिम्स हो। जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि हाउ वी रिप्रेजेंट आवरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपके क्या विचार हैं कि हाउ टू बिल्ड योर पर्सनालिटी इन अ वे कि हम बहुत रिप्रेजेंटेटिव हो? जी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बेसिक फीचर यही है कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, फर्स्ट की सेल्फ बिलीफ हो और कॉन्फिडेंस रखना होगा क्योंकि अपनी एबिलिटीज पर अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर हम खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। तो पहला काम तो यही है पर्सनालिटी के लिए। और दूसरी चीज़ अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए क्योंकि अगर हमें स्ट्रेंथ पता होंगे तो हम उसको और निखार सकते हैं और वीकनेसेस पता होंगे तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर खुद को एक अच्छा पर्सनैलिटी बनाना है खुद के लिए तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों पर काम करना जरूरी है। एक और क्वेश्चन कि आपकी लाइफ में फेलियर का क्या रोल रहा है? लाइक आपने क्या सीखा है फेलियर से? क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके फेलियर? जी, मैम मैं एक कोट को फॉलो करता हूँ कि यू नेवर फेल, यू ईदर विन और यू लर्न।
तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि फेलियर मेरे लिए एक, क्योंकि मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं और हर एक लेवल पे देखे हैं, तो वो फेलियर से मुझे पता चलता है कि मुझे कौन से एरियाज में सबसे ज़्यादा काम करना है। और अगर आपने अपने फेलियर से सीखना शुरू कर दिया तो आपको बहुत सफलता मिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। क्योंकि मैं एक अच्छा एग्जांपल हूँ इसका कि 63rd में जो कि मैंने फेलियर देखा था, तो मुझे पता था कि कौन से एरियाज में काम करना है और कौन से स्पेसिफिक पोर्शन को ज़्यादा मेहनत करके देना है। तो उसका मुझे बहुत फायदा मिला था और सभी के लिए यही सजेशन रहेगा कि फेलियर को मतलब फेलियर से डिमोटिवेट ना हो, रादर उसको मोटिवेशन की तरह ले। जैसे आपने कहा कि बहुत से कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में या 2-3 अटेम्प्ट में ना क्लियर कर पाने की वजह से, फेलियर फेस करने की वजह से बहुत ज्यादा डीमोटिवेट फील करते हैं। तो जी हाउ टू बिल्ड दैट कि हम दोबारा उसको रीअटेम्प्ट करने की हिम्मत जुटा सके, तो हाउ टू डू दैट? जी मैम देखिए, जब पहले रिजल्ट आता है तो हम बुरा तो लगता है, ये तो ह्यूमन नेचर है, क्योंकि नो डाउट कोई उपाय नहीं है इसका, बुरा तो लगेगा ही। पर वही है कि एक एक दो हफ्ते हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, अपने आप का माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपने देखना है कि हम कौन से एरियाज में लैक कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया हमारे फेलियर का तो फिर हम उससे अचीवमेंट नहीं मिल पाएगी जो हम चाहते हैं। तो मेन फोकस तो यही रहेगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कि पहली बार हम लोग फेलियर देखते हैं तो वो एक नया एक्सपीरियंस होता है, तो उसमें सीनियर्स का भी गाइडेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको जीपीएससी देना है? जी मैम, मैंने 2018 में फाइनल डिसाइड किया था कि अब मुझे स्टेट पीसीएस भी देना है, क्योंकि मैंने 3 अटेम्प्ट हो गए थे मेरे यूपीएससी के, तो थोड़ा लग रहा था कि मुझे अब और भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। जी, तो आई थिंक आपने आपको ये प्लान बी रहा है, राइट? कि स्टेट। जी मैम। तो प्लान ए और प्लान बी का क्या रोल रहता है कि बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज जाते हैं कि हमें सिर्फ प्लान ए पर फोकस करना है या प्लान बी होना ही नहीं चाहिए, तो आपका क्या विचार है? अ, जी मैम, ये वैसे तो मेरे ख्याल से पर्सनल डिसीजन ही होना चाहिए, क्योंकि कौन सा पर्सन किस सिचुएशन में फंसा है वो पर्सनल लेवल पे ही डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो उस कारण से मैंने सोचा कि एक अगर मेरे पास जॉब रहेगी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जॉब रहे, तो उसके बाद मैं अगर प्रिपरेशन करूंगा तो वो मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। प्लस अगर प्लान बी के हिसाब से भी देखा जाए तो स्टेट लेवल की जॉब काफ़ी अच्छी जॉब है और काफ़ी कुछ सीखने भी मिलेगा, क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर अगर पोस्टेड भी होते हैं तो उनकी पोस्टिंग पहले तो स्टेट में ही होती है और उनको कैडर अलॉट किया जाता है उसी लेवल का, तो वो भी एक फायदा रहेगा मेरे लिए। एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस तो ऑब्वियसली हुआ होगा, तो उसको आपने कैसे डील किया, प्रेशर कैसे? जी मैम, एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि पहली चीज़ तो कभी कभी एग्जाम लेंथ जो है वो काफ़ी खिंच जाता है। तो वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेरी फैमिली ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। और मुझे याद है कि मैं अपनी मॉम और नाना जी को फ़ोन करता था बार बार जब भी मुझे डाउन फील होता था। और खासकर फ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सको। तो अगर जब भी जरूरत पड़ती थी तो वो लोग भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे। और आप अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? जी, मेन क्रेडिट तो मैं अपने पेरेंट्स को ही दूंगा और मेरे नाना जी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी भरोसा बनाए रखा। और मुझे याद है कि मैंने जब इंटरव्यू देके आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, पर फिर भी उन्होंने काफ़ी बूस्ट किया था मुझे और बताया था। और इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि जब फेलियर्स मैंने देखा था तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे कि मैं फिर भी कर सकता हूँ और मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी है कि मैं अच्छा करूँगा। आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत हैवी हो गया और हम बहुत आसानी से उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, या उससे बिल्कुल दूर हो जाना है, या उसको बैलेंस करना है, इस बारे में आपको क्या कहना सोशल मीडिया के बारे में? है? जी, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया, फेसबुक टाइप की सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की सोशल मीडिया अवॉइड कर सकते हैं। मैं नॉर्मली टेलीग्राम और व्हाट्सएप यूज़ करता था और उसमें भी मैं डिफरेंट ग्रुप्स जो जिसमें कुछ पढ़ाई लिखाई की चीज़ें होती थी तो वो। और ऐसा नहीं है कि 100% आप कट ऑफ हो जाओ, आपको रिलैक्स करने के लिए ज़रूरत है सोशल मीडिया की इंटरेक्शन की। तो मैं 100% कट ऑफ होने नहीं बोलूँगा, पर ये खुद के टारगेट के ऊपर है कि आप कितना बैलेंस करके चलते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली पढ़ाई होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जी जी जी। जैसा कि एग्जाम की प्रिपरेशन कभी भी स्टडी करते हुए एक इन्वायरमेंट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक जी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होना चाहिए जी मैम। आपका। तो आपका इन्वायरमेंट आपने कैसे क्रिएट किया कि आप उसमें बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ सकते? जी मैम, ये भी मैम मेरे ख्याल से पर्सनल डिसीजन के ऊपर में डिपेंड करता है,
क्योंकि कुछ लोग फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं और कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। मेरे केस में था कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए होती थी पढ़ने की, तो इसलिए मैं मेरी पोस्टिंग इंदौर में ही थी जब मैं असिस्टेंट मैनेजर था। तो इस कारण से मैं यहाँ पे अकेले रहता था, तो मुझे एक लिबर्टी मिलती थी कि मैं कभी भी पढ़ाई कर सकता हूँ रात के 3 4 5 बजे तक भी। और एक फायदा भी ये भी रहता था कि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते थे। पर ये वैरी भी करता है क्योंकि मुझे फैमिली की भी बहुत याद आती थी यहाँ पर अकेले पढ़ते पढ़ते, तो वो वैरी करता है थोड़ा बहुत। जी। आपने आपके लिए ड्रीम बिहार क्या रहेगा? क्या क्या चेंजेस आप लाना चाहेंगे? मैम बेसिकली मैं तो चेंजेस चाहूंगा कि वो एक डेवलप्ड स्टेट की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि अभी बहुत सारी चेंजेस करने की जरूरत है। अभी क्राइम रेट काफी है और अगर देखा जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और चूंकि मैं अब सोशल वेलफेयर ऑफिसर हूं और मुझे सोशल वेलफेयर देखना है, तो उस फील्ड में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी स्कीम्स हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, जिससे कोई भी एक ऐसा इंसान ना बचे जिसको स्कीम का फायदा ना मिल रहा हो। तो मेरा मेन फोकस यही रहेगा। और अभी अगर देखा जाए तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म काफी ज्यादा हो रहा है, सेंटर से हेल्प भी लिया जा रहा है और साथ के साथ आजू बाजू के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ भी हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, तो उनसे भी सीख सकते हैं और सीख कर हम लोग आगे बढ़ना है हम लोगों को। जी बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है, बट ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग अवेयर नहीं है, वो डरते हैं वैक्सीन लगवाने से। तो उनको कैसे अवेयर करना है, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मैम मेन स्ट्रेटेजी तो रहेगी अवेयरनेस फैलाने का, कि जो जैसे उनको कैसे एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उनको उनके तक न्यूज़ नहीं पहुंचेगी चीज़ों की, तो तब तक वो ऑब्वियसली वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे नहीं। क्योंकि होता क्या है कि र्यूमर्स फैल जाते हैं और र्यूमर्स से फिर वो चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। तो पहला तो फॉर्म यही रहेगा कि उनको पहले एजुकेट किया जाए कि वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ें बतानी होंगी। और वहाँ पर रेडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ के साथ प्रॉपर विजिट भी किया जा सकता है। जैसे एक एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगा कि जैसे ट्रक्स पर आप टीवीज वगैरह जैसे एडवर्टीजमेंट किया जाता है गाड़ियों का और बहुत सारी चीजों का, तो ट्रक्स पर आप एक बड़ी सी टीवी लगाकर, बड़े से वूफर या साउंड बॉक्स लगाकर आप बता सकते हो लोगों को। और एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग कतरा रहे थे वैक्सीन लेने से, तो मैंने खुद को वैक्सीनेट किया। मैंने खुद को बताया कि मैं वैक्सीन लेता हूँ और फिर देखना मुझे कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने जब लिया और मेरे 2 डोजेस कंप्लीट हो गए और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो घर पे सारे लोग चाह रहे हैं कि हाँ मुझे भी लगा लेना चाहिए। तो एक स्टांस ये भी ले सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आशीष की सर, आपने। जी सर। सर आप अपने थोड़ा जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएं, और इसका जो है बिहार की जो जनता है उनमें जो सबसे निचले तबके हैं, जी इस सर। आपकी जॉब प्रोफाइल से उनको क्या प्रॉफिट है, क्या उनको बेनिफिट होगा, इस चीज को बताएं। आपका क्या उससे डायरेक्टली क्या रिलेशन है या नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा बताएं ताकि सबके पास मैसेज पहुंचे। क्योंकि आपका पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, जी ठीक है, सर। तो पोस्ट से ही लग रहा है कि सामाजिक उस कार्यकलाप के लिए उसके लिए हैं। तो फिर अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएं। जी सर, मेरा मेन कनेक्टिविटी होगी जो सोशल वेलफेयर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ओल्ड पीपल हैं, ओल्ड पीपल हो गए, जो वृद्ध लोग हैं, इसके अलावा जो बच्चे लोग हैं और महिलाएं हैं, तो इनको सोशल सिक्योरिटी देना और साथ के साथ इनको जो भी वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं वो उन तक पहुंचाना। अब वेलफेयर स्कीम्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे अगर पेंशन देखा जाए, पेंशन सबसे पहली चीज है, उसका प्रॉपर अगर पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उनको परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप देखा जाए माल न्यूट्रिशन से लड़ना हुआ, हेल्थ वेलफेयर हुआ, हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड चीजें हुई, तो ये सारी चीजें हमारे जॉब प्रोफाइल में ही आ जाती हैं। तो ये सब चीजों का प्रोवाइड करना जो है ये स्कीम्स के थ्रू होता है, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाती हैं। और इन्हीं सारे स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना हम जैसे मतलब सिविल सर्वेंट्स का काम रहेगा। अब बस ये आपका जितना शानदार जॉब प्रोफाइल है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जमीनी स्तर पे अपने इस चीजों का वर्क करेंगे, जी सर। और सब निचले से निचले तबके के लोग आपको जाने। जॉब जॉब का तो सब मतलब ये होता है कि आपको सबसे नीचे तबके के लोग भी आपसे आसानी से मिल सके, आसानी से आपसे बात कर सके, यही चीज हम उम्मीद करते हैं। और सर अभी आपके पास, अभी तो आप असिस्टेंट मैनेजर हैं सर, तो जी सर। कुछ तो टाइम है आपके पास, और ज्वाइनिंग अभी बीपीएससी में ज्वाइनिंग और अभी के बीच में बहुत सारा टाइम भी है। तो इस दरमियान में जो आप उन स्टूडेंट जो कि आपको रोल मॉडल मानते हैं, जिनके लिए एक आप भगवान स्वरूप है, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको सपना बीपीएससी एक सपना के तरह है, उनके लिए आप रोल मॉडल हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे, क्या करें नहीं करें? बहुत सारे के आपके इंटरव्यू सुनेंगे देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सोशल मैसेज होगा आपका? सर सबसे पहला मैसेज ये रहेगा कि ये जो जो प्रिपरेशन है ये एक मैराथन की तरह है। ये मैंने जुनैद सर का एक वीडियो देखा था, तो उसमें मुझे ये समझ में आया था
तो जी। ये एक मैराथन की तरह है और इसमें आपको धीरे धीरे करके स्टेप्स लेने हैं और आगे बढ़ना है। और प्रिपरेशन जो होती है वो काफी, बहुत सारे लोग होते हैं कि बीच में ही बैकआउट कर जाते हैं। तो सबसे पहला यही रहेगा मेरा, उनको लेसन रहेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अच्छे से करिए। और दूसरी सीख ये रहेगी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन का आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है और रिसोर्सेज को लिमिट करके रखना जरूरी है, क्योंकि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट काफी ज्यादा जरूरी है अगर मेरे से पूछेगा, क्योंकि अगर मेरा सक्सेस हुआ है तो मैं मॉक टेस्ट बहुत सारा मैंने सॉल्व किया, तो उस कारण से हुआ है। तो मॉक टेस्ट आप जितना सॉल्व करेंगे, डिफरेंट कोचिंग्स के, आस्ते के भी मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व किए हैं और डिफरेंट और कोचिंग्स के भी सॉल्व किए, तो वो सारे मॉक टेस्ट से हमें खुद का आकलन मिलता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कितने हमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से यही मेरा संदेश रहेगा कि मेहनत बहुत सारा करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, पर हाँ, मेहनत करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। आगे की जर्नी खत्म, यानी कि खत्म, या आगे यूपीएससी है, सब कुछ है, या फिर ये आपका पोस्ट यहाँ पर आप सब कुछ क्या करना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि एंडिंग तो नहीं है, अंत हो सकता है, अंतिम तो नहीं हो सकता है ये? नहीं सर, मैं अभी मेरे 2 अटेम्प्ट अभी यूपीएससी के रहते हैं, तो मैं अभी यूपीएससी ट्राई करूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मतलब ऐसा ना करूं कि मुझे जो जॉब प्रोफाइल मिली है ऑब्वियसली मैं उसके साथ जस्टिस करूंगा, और उसके बाद मेरे पास जो फ्री टाइम रहेगा उसमें मैं पढ़ाई करके कोशिश करूंगा कि और भी बेहतर कर सकूं, क्योंकि जितना बेहतर करूंगा उतना ज्यादा अच्छे से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। चलिए सर, मैम आप सवाल कुछ करना चाहेंगी? जी, मेरा बस एक ही सवाल है कि आप फ्यूचर कैंडिडेट के लिए कोई ऐसे टिप्स शेयर करना चाहे अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, कि आपने अपने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या फेलियर, क्या क्या अप्स एंड डाउन को कैसे डील करना है, वो बताओ। सर, मैम मैंने स्ट्रेस को हैंडल करने का, पता नहीं मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते होंगे, पर मेरा स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका होता था कि मैं यूट्यूब पे फनी वीडियोस देखता था और कुछ एक मोटिवेटिंग वीडियोस देख लेता था। तो उससे होता है कि अगर मेरा मूड ऑफ रहता था या फिर मैं डिस्ट्रैक्टेड फील करता था तो वो मुझे हेल्प कर देता था। साथ के साथ एक और चीज़ है जो बहुत सारे लोगों में होता है, कभी कभी हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं पढ़ते 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 और फिर मन नहीं लगता। तो मैं क्या करता था, मैं पढ़ाई 1-2 दिन के लिए छोड़ देता था, कंप्लीटली मैं बिल्कुल छोड़ देता था, और उसके बाद फिर मुझे 2 दिन में टेंशन हो जाता था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो फिर मैं वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। तो ये मेरा तरीका है, मतलब मैं इसी तरीके से पढ़ाई करता था। और रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और खुद को कभी झूठ नहीं बोलना। मतलब मैक्सिमम मैंने देखा है कि 8 आवर्स 9 आवर्स लोग पढ़ते हैं, पर वो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो उतना नहीं होता है। तो अगर आप 4 घंटे भी पढ़ो पर इफेक्टिव वे से पढ़े तो तभी वो फायदा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने ऐसे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, एक और बात की, जो कैंडिडेट प्रिपरेशन के लिए सोचते हैं स्टार्टिंग में, वो ये तो जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बट वो ये इस बात पे गौर करना भूल जाते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, लाइक कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, कि ऐसी मिस्टेक तो कभी नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान? जी मैम, मैम मेरे ख्याल से इसमें सीनियर्स का और ऑब्वियसली कोचिंग फैसिलिटी जो फैकल्टी होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सीनियर्स को पता है जो उन्होंने मिस्टेक किया है, तो उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। और कोचिंग में भी यही चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि मुझे है कि मैंने एक दो डेमो क्लास लिया था यूपीएससी का, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कोचिंग से आप सीखते हो कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, रादर कौन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नहीं करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और करने वाली चीज़ें काफ़ी कम है। आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है एग्जाम की प्रिपरेशन और रिजल्ट की? मैम मेरे 2 इंस्पिरेशन रहे हैं। एक तो मेरे फादर ही हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी डिफिकल्ट सिनेरियोज में और सिचुएशन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके, और मुझे भी उन्होंने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। और इसके अलावा दूसरे इंस्पिरेशन मेरे राहुल द्रविड़ है। मैं राहुल द्रविड़ को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि जब वो क्रिकेट फील्ड पे रहते तो उनका पेशेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो 2-2 दिन तक बैटिंग कर लेते थे, और उनका कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस मुझे बहुत मोटिवेट करता था। तो वन ऑफ द आइडल मेरे राहुल द्रविड़ है। I think I'm done with the question, sir. थैंक यू आशीष सर, थैंक यू सो मच आस्था में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के जॉब जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह जब भी हम आप आस्था से जुड़ते रहिए, और जो भी हमारे आपके जो चाहने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो भी कर सके, जो भी बन सके, जरूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा ही उन सब के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.